नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 20 फरवरी 2024 और आज जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और हिंदी के सभी प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है जो आपके एग्जाम में आया है। और मैं आपको बता दूं कि अपने PDF और सेट से 95% क्वेश्चन, कोई भी बात हवा में नहीं। आप करीब जो है 100 के करीब कॉमेंट है। एक आदमी झूठ कमेंट कर सकता है, सभी नहीं कर सकता है, आप देख सकते हैं। और मैं ये भी गारंटी लेता हूं कि जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी एग्जाम में अगर चाहते हैं कि 60 से 70% मार्क मेरे जीके जीएस के अंदर आए, तो मैं एनालिसिस में अगर आप जुड़े रहोगे और अगर PDF लेके पढ़ लोगे या फिर प्ले लिस्ट लेके देखोगे, PDF से रिविजन कर लोगे, अगर आपके पास 5 दिन टाइम है तो आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। बाद में कि आप लोगों की मर्जी भाई साहब, है ना। पहला प्रश्न है बोनाली महोत्सव। कल शाम के वीडियो से, कल शाम का वीडियो अभी मात्र 15 घंटा अपलोड करके हुआ है। पहले शिफ्ट में 11 क्वेश्चन उसी वीडियो से है, देख लीजिएगा। कोई भी बात अगर हवा में हो तो मुझे जूता से मारिएगा, ठीक है। देख लीजिए, बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से? ये तेलंगाना में है ना, तेलंगाना में। अब तो भाई इतना तक कह दिया, अब तो थोड़ा देख ही लेना, वेरीफाई कर ही लेना, है ना। कल बताया था बोनालू महोत्सव, ये क्या होती है? बोनालू बतुकम्मा, ये दोनों, और मेदराम यात्रा, जब भी बताया तीनों बताया। बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है। इसमें माता काली की पूजा होती है। आने वाले समय में अगर आपसे पूछे कि इसमें किसकी पूजा होती है तो माता काली की पूजा होती है, ध्यान रखेंगे। बातुकम्मा त्योहार यह भी तेलंगाना की प्रमुख त्योहार है। इसमें देवी गौरी की पूजा होती है और इस प्रकार से जो है फूलों की बतुकम्मा तैयार किया जाता है वहां के स्थानीय महिलाओं के द्वारा, ठीक है। तो इसे फूलों का त्योहार भी कहता है। क्या कहता है भैया? इसे फूलों का त्योहार भी कहता है। किसी प्रकार से मैंने बताया है आपको कि फूलदेई त्योहार, ये फूलदेई त्योहार नाम से फूल वाली है, लेकिन इसे फूलों का त्योहार नहीं कहते। ये उत्तराखंड के त्योहार है। आपके एग्जाम में अगर पूछे कि फूलों का त्योहार किसे कहते हैं तो बतुकम्मा, देवी गौरी वाला। इसके अलावा एक हॉर्नबिल त्योहार है नागालैंड के अंदर। हॉर्नबिल त्योहार है नागालैंड के अंदर। नागालैंड के अंदर, यह नागालैंड के अंदर नागा जनजाति का जो है त्योहार है। तो ये आपका 10 दिनों तक होता है। 1 to 10 दिसंबर के मनाया जाता है। 2000 ईस्वी से मनाई जा रही है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है मैंने आपको बताया है कि 1 दिसंबर को जो है नागालैंड का स्थापना दिवस है। दूसरी बात, जो हॉर्नबिल है जिसे हम साधारण भाषा में धनेश पक्षी कहते हैं, ये नागालैंड का राजकीय पक्षी है, इसलिए मनाते हैं। इसके अलावा जो मेदराम यात्रा त्योहार है ये तेलंगाना में ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। और इंडिया का यह कुंभ मेला के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ी मेला है। और इसमें कोया जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जिनको पैसा हो वो कोर्स खरीदे 9,000 4,999 का। जिनको पैसा नहीं है, जो एकदम मतलब बिना खर्च पढ़ना चाहते हैं, मेरिट में आना चाहते हैं, वो बच्चे मेरे से जुड़ जाएं आने वाले एग्जाम के लिए भी, है ना। तमिलनाडु के प्रमुख त्योहारों को पोंगल, पोतांदु, थाईपुसम। थाईपुसम में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। केरल के प्रमुख त्योहारों में ओनम, मकर बिलक्कू, त्रिशूर पूरम, विशु ETC जो है ये केरल की प्रमुख त्योहार है। ओनम 10 दिनवा त्योहार है, ध्यान रखेंगे। मकर बिलक्कू मकर संक्रांति के समय पर केरल में होता है। और ये जो विशु त्योहार है ये आपका केरल में कौन सा है? नववर्ष है। इसे मलयाली नववर्ष कहते हैं। और एक हमने आपको और बताया था कि जो रेटिंग होता है ना, बिल्लाम रेस, बोट रेसिंग का काम, वो भी कहाँ होता है? केरल में होता है। और कौन से झील के अंदर होते हैं? तो आपका वेम्बनाड झील, जो इंडिया के सबसे लंबी झील भी है, ठीक है। केरल में आपका साइलेंट वैली परियोजना भी है कि मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। इनके अलावा कर्नाटक की प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे यक्षगान, करगा, कुनीता। ये सब जो है लोक नृत्य का फॉर्म है जो कर्नाटक राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक राज्य का अपना कोई नववर्ष का ओरिजिनल नाम नहीं है। तो जो मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नववर्ष है, इसी नाम से कर्नाटक में भी मनाया जाता है। इसका नाम है जी उगादी। उगादी, सूर्य भगवान को उगादी। अगला है भैया, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? या फिर इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछा था कि निम्नलिखित में से क्रिकेट के कौन खिलाड़ी नहीं है? तो लिएंडर पेस का संबंध भैया लॉन टेनिस से है ना। या फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से। क्यों पूछा गया है? क्या जरूरी है इतना छोड़ के लिएंडर पेस को ही पूछना, है ना। अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है उनको क्यों नहीं पूछा अभी? तो ये निशिएंट फॉर्म में आपसे एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको कुछ पता भी है या नहीं है। तो टुडे एग्जाम के बच्चे को तो पता है ना भाई कि 1996 में अटलांटा ओलंपिक में, है ना, लिएंडर पेस व्यक्तिगत रूप से टेनिस में भारत को पदक दिलाया था। और ये टेनिस में पहला पदक था भारत को ओलंपिक के अंदर, इसीलिए पूछा गया है। भारत ने ओलंपिक में 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में केडी जादव को, ध्यान रखिएगा, केडी जादव साहब पहली बार व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते थे। कौन से मेडल
मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हेलेंसिकी में हुआ था। और किस खेल में? कुश्ती के, है ना। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनके अलावा केडी यादव स्टेडियम कहाँ? ये भी मैं आप लोगों से मौखिक रूप से पूछा था, बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया। इसके अलावा ओलंपिक में पहली बार व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली भारतीय महिला, ये कौन है भैया? तो ये है कर्णव मल्लेश्वरी, कर्णव मल्लेश्वरी, है ना। कर्णव मल्लेश्वरी यहाँ पे लिखिएगा। वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल, इसे सही करके दूंगा। इनके अलावा ओलंपिक में पहली बार गोल्ड व्यक्तिगत रूप से किसने जीता? 2008 में अभिनव बिंद्रा। शूटिंग खेल के अंदर कहाँ पे हुआ था ओलंपिक? बीजिंग में हुआ था यह ओलंपिक। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा व्यक्तिगत रूप से रजत पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति भारत के लिए मेजर राजवर्धन सिंह राठौर, एथेंस ओलंपिक 2004 निशानेबाजी में जो है व्यक्तिगत रूप से पहले ओलंपिक पदक जीते थे। मतलब कौन सा? आपका रजत वाला। जनगणना 2011 का विषय क्या था पूछा है? तो हमारी जनगणना हमारी भविष्य। अगर 2021 का पूछा गया होगा तो इसका हो जाएगा भैया जन भागीदारी से जन कल्याण। तो दोनों में से आपको कोई भी, अगर करंट सेक्शन से आपको एग्जामिनर टेस्ट करना चाहता है तो ये वाला पूछा होगा। एनिशिएंट फॉर्म में आपकी रुचि है कि नहीं है पुराने चीजों में, तो ये वाला पूछा होगा। दोनों आपके सामने है और पहले दोनों बता चुके हैं महामृत्युंजय कुमार के साथ ही। ठीक है। जनगणना 2011 2 चरणों में कराए गए थे। और प्रणक गणिका जो है, शिक्षिका, माफ कीजिएगा, है ना, गणिका शब्द का बहुत बेकार मीनिंग निकलता है, वो थोड़ा माफी चाहता हूँ, है ना। अब प्रणक शिक्षिका जो है ये आपका जनगणना 2011 का जो है आपका ये था, क्या बोलते हैं, शुभंकर, जो आप मस्कट कहते हैं, जैसे खेल वगैरह में होता है ना। जनगणना 2021 में महापंजीयक महामृत्युंजय कुमार नारायण है, जो वर्तमान में है। इसे VVI करके रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि जनगणना के वर्तमान महापंजीयक कौन है वर्तमान समय में। अच्छा, जनगणना से बारे में मैं आगे बात करूंगा क्योंकि एक और क्वेश्चन है, केरल में जो है महिला लिटरेसी रेट पूछा है। वर्तमान समय में भारत के दूसरे CDS कौन है? सब दिन बताए हैं और किस अंदाज में बताए हैं कि पहले CDS जो थे ये ना बिपिन रावत साहब, ये भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और लेफ्टिनेंट जो है आपका अनिल चौहान साहब, ये भी आपके उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो इसी अंदाज में इन्हें याद करवाया था। तो पहले अभी अनिल साहब हो गए, पहले जो है आपका जनरल बिपिन रावत साहब हो गए। जनरल बिपिन रावत साहब का जो है 2022 में हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और 2022 के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। 2021 में हुआ था, है ना, नहीं 2022 में हुआ था, सही है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मैनक्सा है। भारत के जो है वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के जो वर्तमान प्रमुख है ये कौन है भैया? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार सोनी। आप मेरा नाम भी रख सकते हैं इसके लिए, मतलब याद रखने के लिए, बाद में कि मेरी कहाँ किस्मत। इनके अलावा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सिमरिया, है ना। इनके अलावा वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो इतने बात जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो है नियुक्ति से क्वेश्चन आ रहा है। राज्यपाल भी मैं बता चुका था, राज्यपाल से भी क्वेश्चन आया है, आगे देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार केरल में महिला साक्षरता दर कितनी होती है? तो 92.1% होती है। भारत में ST जनसंख्या प्रतिशत कल शाम को बताया था 8.6% है, इसे ध्यान रखेंगे, आएगा क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, 1.53 करोड़ के करीब। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है ST समुदाय के लोग दादर नगर हवेली और जो है परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप में निवास करते हैं। लक्षद्वीप सबसे अधिक लिटरेसी रेट भी रखता है UT के अंदर 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं SC कैंडिडेट, 4.14 करोड़ आबादी था लगभग उस समय। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक दिल्ली की परसेंटेज है और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो SC है ये दिल्ली में निवास करते हैं और परसेंटेज के हिसाब से चंडीगढ़ में। एक एक बात को समझते जाना है, काम आएगी। 2011 में 10 करोड़ी जो जनसंख्या वाला राज्य था मात्र 3 गो था, है ना, UP, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर अपना बिहार। ठीक है भाई, चौथे स्थान पे जो है ये बंगाल था लेकिन 10 करोड़ नहीं था। 2011 जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि 17.64 रहा था, घनत्व 382 रहा था, लिंगानुपात 943, साक्षरता दर ओवरऑल 74.04%, महिला साक्षरता 65.46%, पुरुष साक्षरता 82.14%। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय का था, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड का था 0.6% माइनस के। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि दर दादर नगर हवेली का, न्यूनतम
न्यूनतम वृद्धि दर है ना लक्षद्वीप का। तो ये कुछ डाटा है, मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ था? बिहार के अंदर था। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनघनत्व तो दिल्ली में, ये रहेगा ही, ये बदलेगा नहीं कभी। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का, और सबसे एक सेकेंड, हाँ, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप का। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था अपना बिहार, और सबसे ज्यादा जनघनत्व भी बिहार, और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ डाटा है। बाद में कि जो केरल में महिला पुरुष पूछा गया आपके सामने है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला 5 राज्य, केरल ओवरऑल तीनों कैडर में सबसे टॉप पे है। अगर समग्र पूछे लिटरेसी रेट तो भी केरल, पुरुष साक्षरता दर तो भी केरल, महिला साक्षरता दर टॉप पे तो भी केरल। तो केरल हर तरीके से जो है आपका ये हो रहा है। इनके अलावा मिजोरम का दूसरा स्थान है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। 89.3% महिला जो है मिजोरम में पढ़े लिखे हैं। मिजोरम के वर्तमान सीएम आपके एग्जाम में 1-2 शिफ्ट के बाद देखिएगा पूछा जाएगा। इनका नाम है लाल दहुमा। जिस प्रकार से आप अरविंद केजरीवाल को जानते हैं कि पास्ट में एक ऑफिसर के तौर पे काम करने के बाद जो है राजनीति में सक्रिय होकर आज बड़े बड़े गुल खिला रहे हैं, उसी प्रकार से लाल दहुमा भी जो है पास्ट में सर्वेंट रहा है और अभी जो है राजनीति में उतर के सीएम बने हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, मिजोरम को भी ध्यान रखना है। इनके अलावा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला 5 राज्य, तो सबसे कम बिहार का, उसके बाद राजस्थान का आपके सामने है। शुरू से 2 को याद रखिएगा। बिहार अपना पूरा मतलब टोटल लिटरेसी रेट में भी सबसे निम्न है, और सबसे कम महिला साक्षरता में भी निम्न है। ठीक है भैया, ध्यान रहेगी तो एकदम रखना है, आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। देखिए केरल में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता है, कितने प्रतिशत? 96.1। 2001 का डाटा, 21 का डाटा आएगा ना तो पता चला 100% जो है आपका लिटरेसी रेट हो गया केरल में। और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? जो सक्रिय है, जो सोचते हैं कि भाई है ना इधर उधर की बातों से ज्यादा टेंशन से अच्छा है कि अपनी सुदृढ़ किया जाए, रीड मजबूत किया जाए, तो सबसे इसके लिए क्या लिटरेसी रेट को मजबूत करना, तो ये सब सही है भाई। इनके अलावा आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है पूछा, ये जो है एस अब्दुल नजीर है। नजीर साहब को आप जानते होंगे, है ना, क्योंकि इससे एक और क्वेश्चन बन गया था, मैं नहीं बताऊंगा क्या बना था क्वेश्चन, एक ज्यूरी था उसमें ये सदस्य थे। इनके अलावा झारखंड के वर्तमान गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल सी प्रसाद शुक्ला, नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल ला गणेशा। दोस्तों थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अभी मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि नाइट में ड्यूटी जाना है। साथ ही साथ ये है कि आप लोगों ने बहुत कमेंट कर रखा, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए धीरे कर रहा हूं। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा बीवी हरिश्चंद्रन, क्योंकि यहाँ का भी सीएम चेंज हुआ है, विष्णु साई बने हैं, है ना। इनके अलावा आर्टिकल 333 का संबंध किससे है? सब दिन बताते आए 104वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट, जब भी बताया तब भी मैं 331 और 333 को जरूर बताया कि ये क्या होता था। 333 क्या होता था कि किसी भी राज्य के विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति उस विधानसभा में करी जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं यूपी पुलिस की तैयारी करवाया था, यूपी में पहले विधानसभा में 404 सीट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यूपी के विधानसभा में 403 सीट है। तो एक सीट कहाँ चला गया? अनुदान में चला गया? जी नहीं, ये सीट जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन की प्रथा है वो समाप्त कर दी गई नियुक्ति वाला। तो ये जो एक आदमी की नियुक्ति होती थी राज्यपाल साहब के द्वारा, इसमें 333 आर्टिकल कारगर सिद्ध होते थे। 331 इसी प्रकार का आर्टिकल है। ये केंद्र में राष्ट्रपति साहब जो है लोकसभा के अंदर एक नहीं 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये भी अब समाप्त हो गया है ना। इसके अलावा पहले आप इसीलिए देखते होंगे कि लोकसभा में अधिकतम 552 मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब 550 मेंबर होते हैं। संविधान संशोधन 104वां एंग्लो इंडियन की नियुक्ति और SC/SC कैंडिडेट को जो है 10 वर्ष के लिए आरक्षण को भी इंक्रीज किया गया, सेम संविधान संशोधन 104 के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन का बारी हो गया है एग्जाम में आने का, तो ये आपका GST से संबंधित है, 2017 में लागू हुआ था। मेरा काला जवान छपेगा जरूर। 102वां संविधान संशोधन OBC से, 103वां संविधान संशोधन EWS से, है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं SSC की एग्जाम आप देते हैं 80% क्वेश्चन अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो किसी भी एग्जाम में आपको बना के आएंगे। GK GS के अंदर मैं मैथ की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं GK GS पढ़ा रहा हूं। 80% क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए से ही आएंगे भाई, 100%। कहीं लाओ पेपर वेपर साइन करके दे देता हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे जो है क्यों भटक रहे हैं, क्यों नहीं देखते हैं? मैं वीडियो इतना मेहनत से बनाता, 200 150 500 व्यू आते हैं भाई, है ना। तो कभी कभी मन होता है कि छोड़ दूं, है ना, ये सबसे क्या होगा। आप जानते हैं कि आप लोगों को लगता होगा कि ये जो है पैसे के लिए करता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि अगर आप भी
भी नौकरी करने का लाओगे और अगर आप जो है मेरे जैसे 4200 जीपी में काम करोगे, जीपी मतलब ग्रेड पे, है ना, तो अगर 8 घंटा अगर आप ओवर टाइम करते हो ना तो आपको 4400 से लेके 4700 रुपया तक बन जाता है 8 घंटा ओवर टाइम का। 4700 रुपया इस यूट्यूब पे कमाने के लिए मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 महीना मुझे लगेगा, जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए पैसा मैंने नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जो जितना भटका, जितना मैंने देखा उतना आप लोगों को ना होने दूं, इसीलिए आपसे ज्यादा कहीं मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको एग्जाम में मदद करा सकूं। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं और समझेंगे भी नहीं। इसी प्रकार से एक मैथ का टीचर है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सर का, नहीं तो ऐसा होगा कि सर को जो है ये कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे पेड क्लास में बच्चे हैं, लेकिन उनके पास जो अपना इजाद किया हुआ टेक्निक है ना वो किसी के पास नहीं है पूरे मार्केट में, है ना। और मैं आप लोग मोटे मोटे तौर पे समझ गए होंगे CGL में सिलेक्टेड सर हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार मैं इन्हीं सर का एक मैसेज देगा कि भाई पास हुए बच्चे मेरे से क्रेडिट किसी और को देते हैं, तो फिर तो सही नहीं है ना भैया। चलिए, अनुच्छेद 112 का संबंध जो है बजट से है। इसके अलावा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से है। केंद्र में जो वित्त आयोग गठन होता है ये आपका राष्ट्रपति साहब करते हैं। अभी 16वें वित्त आयोग चल रही है, इसके जो मतलब चल नहीं रही है, लागू नहीं हुई है, ये जो है अप्रैल 2026 से लागू होगा। लेकिन अभी बन फॉर्मेशन हो गई, तो ये जो 16वें हैं इनके अध्यक्ष कौन है, तो आपका अरविंद पनगढ़िया साहब है। ठीक है भाई। इनके अलावा उसमें 4 जो है 3 पूर्वकालिक और 1 अंशकालिक सदस्य SBI के जो आपका चीफ आर्थिक सलाहकार था उनको बनाया गया, जिसकी चर्चा हमने कल कर लिया था। राज्य में जो वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 243I से होता है और ये राज्यपाल साहब करते हैं। इसकी भी कार्यकाल 5 वर्षों की होती है, यानी वित्त आयोग की। इसके अलावा 76 आर्टिकल महान्यायवादी की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी राष्ट्रपति साहब इसकी नियुक्ति करते हैं और राज्यों में इसी प्रकार का महाधिवक्ता होता है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल साहब करते हैं, 165 के थ्रू करते हैं वो। इनके अलावा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। 52 से 61 पकानिको का दियोदशम जरूर याद होगा। इनके अलावा 1, 2, 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश जरूर याद रखिएगा। और 148 जो है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, सॉरी हाँ सही है कैग का है, जो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और 149 जो है कैग का पावर है, ये भी देखिए अगले शिफ्ट में छपेगा। इनके अलावा पन्नालाल घोष का संबंध बसुरिया से है। पन्नालाल घोष कल भी बताया था, अभी जो है मैं बताया ना, वीडियो को 15 घंटा भी नहीं हुआ है, 10 से 11 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में, और इस शिफ्ट में भी 4 से 5 क्वेश्चन आ गए। M1 M2 वाला कल बताया था ना, वो भी पूछा था पहले वाले शिफ्ट में, मुझे नहीं मिल पाया था क्वेश्चन तो नहीं बता पाया। लेकिन आयुष नाम का एक लड़का काफी एक्टिव रहता है, आप देखे होंगे, वही बताया कि ये भी आया था सर, है ना। तबला के वादकों में जाकिर हुसैन अल्लाह रखा, गुदई महाराज, लतीफ खान, किशन महाराज, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद तबला है। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था और 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है शंकर महादेवन के साथ। इनके अलावा सितार के अन्य प्लेयर में आएंगे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित अरविंद पारेख, ये सब सितार बजाते हैं। बांसुरी के प्रमुख वादकों में आएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुंजमनी, राकेश चौरसिया। ये राकेश चौरसिया भी इस बार के ग्रैमी अवार्ड विनर है इंडिया के लिए, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये पन्नालाल जो आपका हरिप्रसाद चौरसिया उनके पुत्र हैं। सरोद के प्रमुख वादकों में अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। अब रुद्र बीना के वादक में आते हैं सादिक अली, है ना, और असद अली खान। इनके अलावा अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, तोताराम और दालचंद शर्मा पखावज, यू कृष्णन मेंडोलिन से संबंधित है। अमृतसर की संधि कब हुई थी, बताया तो था। लाहौर की संधि कब हुई, अमृतसर की संधि कब हुई, पहली बार सहायक संधि कब हुई, पहली बार सहायक संधि किसने किया, पुरंदर की संधि कब हुई, बेसीन की संधि कब हुई, सालवाई की संधि कब हुई, देवराय की संधि कब हुई, सब बताया तो था। मैसूर की संधि कब हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, है ना। आइए, अमृतसर की संधि जो है ये आपका 1809 में हुआ था। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के प्रमुख चार्ल्स मेटकॉफ के समय हुआ था। देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ को भारत में प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो भारत में प्रेसों पर अंकुश लगाने के लिए 1878 में लीटन के समय आया था, है ना। और प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को। तो चार्ल्स मेटकॉफ क्या गवर्नर रहा है, आप गवर्नर वाले लिस्ट में इसका नाम नहीं देखेंगे तो कहेंगे जी नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए अधिकारी थे, है ना। और जिस समय आपका अमृतसर की संधि 1809 हुआ था, उस समय अगर गवर्नर आपसे पूछता है तो लॉर्ड मिंटो प्रथम होता है। और यही बेस बना के मैं क्वेश्चन आपको बताया हूं, है ना, या फिर यूपी पुलिस क्लास में बताया हूं, या फिर बिहार एसएससी में, या फिर एसएससी में। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरा कंटेंट आपको पूरा अटेंड करना चाहिए। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच 1765 में पहले शिफ्ट में बताया था। और ये क्यों होता है, बक्सर के युद्ध में करारा हार के बाद। बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे, त्रिगुटी सेना, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह
की सेना, और उधर से कौन थे, हेक्टर मुनरो। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच, शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 में पुरंदर की संधि 2 बार होती है, मैंने आपको बताया है दोनों बार। लाहौर की संधि लॉर्ड हार्डिंग के समय 1846 में, है ना। इसके अलावा इसी समय प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किसके साल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसके अलावा देखिए एक लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड भी है, आपके मन में आ रहा होगा ना कि जब दिल्ली राजस्थान राजधानी के लिए आया 1912 में, है ना, 11-12 में घोषणा होकर, तो उस समय हार्डिंग द्वितीय था, या फिर जो बंगाल विभाजन का निरस्त किया था वो भी हार्डिंग था, तो हार्डिंग सेकेंड था वो, ठीक है। हार्डिंग जो है इस काल में थे, 1846 के काल में। इसके अलावा सहायक संधि करने वाले अंग्रेज लॉर्ड बेलाजेली, और इंडिया में सबसे पहले सहायक संधि किसने किया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बैरन हैंगस्टस के समय बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। संविधान सभा को कब अपनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन आया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा किस प्लान के तहत बनाया गया, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो 1946 में आया। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य का नाम क्या है, ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टॉफर्ड क्रिप्स, है ना। अच्छा एक बात और भैया कि ये जो आपका अगस्त क्रांति या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो किस लिए हुआ था, तो क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण, ठीक है, उसी में से ये क्रिप्स इसका सदस्य बना बाद में। संविधान में सबसे बड़ा योगदान किसका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। यह संविधान में ढांचा प्रदान किया, है ना, और कैबिनेट मिशन जो है इसके भावी संविधान पे आए ही थे कि भाई निर्माण, मतलब इसको जो है बनाना है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पहली बार जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, लाहौर अधिवेशन को याद को ताजा किए थे, क्यों, क्योंकि भाई लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो लाहौर अधिवेशन के बाद हम 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। तो इसी दिन को याद करने के लिए हम संविधान को अंगीकार कर लिए 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हम कुछ दिन वेट किए और 26 जनवरी 50 को लागू किए। जब संविधान बनके तैयार हुआ था 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 अनुसूची, 14 भाषा, है ना। संविधान में अभी कितने हैं, 22 है। 22 में कैसे आया है, 21वां अमेंडमेंट, 71वां अमेंडमेंट और 92वां अमेंडमेंट से जो है हमारा 8 भाषा और आया, तभी तो 22 हुआ है। 71वां से सिंधी आया था, 71 से नमक आया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और आपका 92 से बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली आया था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा वर्तमान में 12 अनुसूची है और ये 25 भागों में विभक्त हो गया। कैसे, 4 का ए, 9 का ए, 9 का बी बन गया। तो भारत का संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, आप सभी जानते हैं, है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, कल हो के कोई पूछे तो थोड़ा कठोर थोड़ा नरम। हमारे संविधान में हर चीज का काट है, रास्ता है ना। इसीलिए वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है इस देश को, इस कोर्ट को, है ना। इनके अलावा संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान की अंग्रेजी पांडुलिपि में, जो अंग्रेजी पांडुलिपि था संविधान का, है ना, प्रतिलिपि पांडुलिपि, तो ये प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखे थे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास करते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल, है ना, 10 डेसिबल बराबर 1 बेल होता है, ये भी ध्वनि के मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को ओम मीटर से मापते हैं, और विद्युत माफ कीजिएगा यहाँ पे, है ना, प्रतिरोध को ओम मीटर से मापते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है। इसे विशेष ध्यान देके पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है। खाली प्रतिरोध पूछेगा तो ओम मार के आना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अत्यधिक उच्च तापमान को हम पैरोमीटर से मापते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ध्यान रखना है। आर्द्रता को हम हैग्रोमीटर से मापते हैं, है ना। आर्द्रता को हम क्या मापते हैं भाई, हैग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। जल के प्रवाह दर को हम बेंचुरी मीटर से मापते हैं। समुद्र की गहराई को हम फैदोमीटर से मापते हैं। आरबीआई के निम्नलिखित में से प्रमुख उद्देश्य क्या है, देखिए आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रतिभूतियों की लेन देन है, मौद्रिक नीति बनाना है, कुछ भी हो सकता है ना। प्रतिभूतियों की लेन देन, मौद्रिक नीति बनाना, है ना, अन्य कमर्शियल बैंक या अनुसूचित बैंकों को पंजीकरण करना, नोट छापना, है ना, सरकार का बैंकर के तौर पे कार्य करना। तो ये सब आरबीआई की जो है प्रमुख कार्यों में से है। बाद बाकी आरबीआई की एक एक डाटा मैं दे दिया हूं, क्वेश्चन छूट जाए तो बताना। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के अनुसार किया गया था। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के आरबीआई में। पहले गवर्नर थे ओसवार्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन ट्विस्ट किस लिए यूज करता है ना, तो कम मूल्य के प्रतिभूतियों को बेच के जो है बड़े मूल्य की प्रतिभूति खरीदते हैं, है ना।
ये और ओपन मार्केट सोर्स के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खुले बाजार नीति, है ना। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1 रुपए की नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार के सिग्नेचर होते हैं, अन्यथा जितने भी नोट आप देखते हैं, जो आपके पास बड़े बड़े नोट है 500 की, ये नोट पे किसके साइन है, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की है। इनके अलावा बैडमिंटन से एक शब्द आया था, अब ऑप्शन तो है नहीं, तो बैडमिंटन से शब्द होता है डबल फॉल्ट, बैक कोर्ट, बेस लाइन, लव ऑल, रैली, ड्रॉप शॉट, ईटीसी। ये सब बैडमिंटन के शब्द है। मैं गारंटी ले सकता हूं इस क्वेश्चन में कि इसमें एक ही वर्ड पूछा होगा, या तो ड्राइव या तो डबल फॉल्ट, यही पूछता है बैडमिंटन का, जितना मेरा अनुभव कहता है। लॉन टेनिस से में जो है फॉल्ट होता है, ड्यूस शब्द देखिए लॉन टेनिस में भी होता है, और आपका जो है एक और खेल में ड्यूस शब्द नहीं, ड्यूस नहीं होता है, ड्राइव ही होता है। ड्राइव क्रिकेट में भी होता है और बैडमिंटन में होता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। ड्रॉप भी यहां पे है और ड्रॉप यहां पे भी है, लेकिन यहां पे ड्रॉप शॉट है, खाली यहां पे ड्रॉप है। ये लॉन टेनिस की बात हो रही है, ऊपर वाला बैडमिंटन का है। लव भी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा बेस लाइन भी कॉमन है। ग्राउंड स्ट्रोक, टाई ब्रेकर, ओवरहेड स्मोक, ये सब जो है यहां से। क्रिकेट से इसलिए कम पूछता है क्योंकि सभी जानता है भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, उसी प्रकार से क्रिकेट भी जानता है। कैसे भैया, है ना, मतलब थोड़ा ही देर तक प्लास्टिक वाला पहले, फिर जो है छोटे छोटे लकड़ी के बना के, गली क्रिकेट सब खेले हैं, हम भी खेले हैं। अपना उल्लू सुधा करना मुहावरा का सही अर्थ है अपना काम निकालना, है ना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपना काम निकालना किसी भी तरीके से। पीठ दिखाना का मतलब होता है भाग जाना। 9 2 11 होने का मतलब रन अवे, भाग जाना। तिल का तार बनाना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना, छोटी सी बात को जो है पहाड़ जैसे बताना। हाथ के द्वारा लिखे गए लिपि को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न। ठिकाना न रहना मुहावरा का सही अर्थ बहुत ज्यादा बेघर होना। बहुत ज्यादा मतलब होता है, जैसे 2 सेंस में हो सकता है। जैसे कोई बोलता है ना, इसकी खुशी की ठिकाना नहीं रही, मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो गई, तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ठिकाना न रहना, जो बेघर होता है ना, उनका भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। न घर है न ठिकाना, ये वाला गीत आपने सुना होगा, मुसाफिर हूं यारो, ये वाला, है ना। बिरल का विलोम शब्द पूछा है तो सघन हो जाएगा। बिरल, बिरल सघन माध्यम, आपने फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब सघन माध्यम में कोई किरण जाती है तो क्या होती है, बिरल माध्यम से सघन माध्यम में, है ना। आंख और कमल का पर्यायवाची, आंख का तो चक्षु, नयन, लोचन, है ना, लोचन, और कमल का राजीव, नीरज, पंकज, जलज। चक्रपाणी का सही अर्थ क्या है, जिसके अर्थ में चक्र यानी भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को चक्रपाणी कह सकते हैं, है ना। पीताम्बर भी कहते हैं भगवान विष्णु को, है ना। लंबोदर भगवान गणेश को कहते हैं। ये समासिक पद होते हैं, है ना। इसके अलावा महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ललना, कामनी, रमनी, ना, जननी भी कह सकते हैं, लेकिन जननी माता के लिए सुटेबल बैठेगा। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी से प्रश्न आया था, ऑप्शन नहीं है। देखिए संगीत नाटक अकादमी क्या करता है, शास्त्रीय नृत्य को जो है वेरीफाई करने के लिए जिम्मेवार संस्था है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है, प्रश्न है, कुछ भी पूछा होगा तो उड़ा दीजिए होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आईपीएल भी बड़े चाव से देखते हैं और क्रिकेट तो देखते ही हैं। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, बताइए। लखनऊ घराने से। कोई भी घराना पूछेगा, संस्थापक पूछेगा तो आप छोड़ के आओगे। हस्सू खान पूछे, हद्दू खान पूछे, है ना, अब्दुल करीम खान पूछे, अब्दुल वाहिद खान पूछे, है ना, बड़े गुलाम अली खान या फतेह अली खान पूछे, कुछ भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे बच्चे लोग जिनको पीडीएफ चाहिए एसएससी का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके 50 60 35 रुपया खर्च करके अगर मेरिट में आ जाओगे ना, तो ये पैसा आपका नगारा नहीं जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक दिन शायद ऐसा दिन आए जिस दिन ना आप खुद ही लोगे, रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। अभी छोटा हूँ, छोटा सा चैनल है, लोग बिलीव नहीं करते हैं। और ये भी मैं बता दूं, एनालिसिस में जैसे बेसब्री से आप मेरी बात को सुनते हैं, अगर पढ़ते समय सुनेंगे ना तो ये एनालिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है भाई। मुद्रा पूर्ति चेन कल बताया था और फर्स्ट शिफ्ट में आज क्वेश्चन आया था, ये सिर्फ यही बताऊंगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी अंतर विभेद करना सिखा दिया हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा होगा, कितने तत्व है 63, किस पे आधारित था, भार पे। कब आया 1869 में। कब अपना जो है 150वीं वर्षगांठ बनाया 2021-22 में, है ना। तो ये कुछ भी पूछा होगा। इसमें जगह बहुत खाली रखा गया था, इसमें दोष था, है ना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हुआ करता था, है ना, ये सब है ना। आधुनिक वाले में 118 तत्व है। ये थे आपके दूसरे शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। जो बच्चे हमारे एक्टिव पीडीएफ प्लान ग्रुप में है उनको पीडीएफ जस्ट दिया जाएगा इस वीडियो पोस्ट होने के बाद। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम इस पीडीएफ को फ्री में प्राप्त करें, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है जितना भी एनालिसिस कराऊंगा उसका पीडीएफ मैं जब तक जिंदा हूं इसके कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो इसके लिए मैं आपको जो है टेलीग्राम पे शाम को दूंगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।